नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया फर्मों के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार ने जीएसी को किया अधिसूचित। सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित फर्मों के खिलाफ उपयोगकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए उठाया कदम। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी, 1,727 अरब डॉलर बढ़कर 573.727 अरब डॉलर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री आज एक दिन के राजस्थान दौरे पर। भगवान श्री देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। भगवान श्री देव नारायण को माना जाता है विष्णु का अवतार। शंघाई सहयोग संगठन के पहले फिल्म महोत्सव की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई शुरुआत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महोत्सव का किया शुभारंभ। हेमा मालिनी सहित अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ जैसी लोकप्रिय फिल्मी हस्तियों ने फिल्म महोत्सव के शुभारंभ को बनाया खास। पहले टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हराया। महिला अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय महिलाओं ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लोक देवता भगवान श्री देव नारायण के अवतार महोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भगवान श्री देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। भगवान श्री देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव का ये कार्यक्रम मालासेरी डोंगरी गांव में आयोजित किया जा रहा है, जो भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर है। हम बता दें कि मालासेरी भगवान देवनारायण का जन्म स्थान है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान श्री देवनारायण की विशेष रूप से गुर्जर समाज में बड़ी मान्यता है। भगवान श्री देवनारायण राजस्थान के लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हैं। उन्हें विशेष रूप से उनके जन सेवा के कार्यों के लिए पूजा जाता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक नहीं है। इस बीच केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री अवतरण महोत्सव पर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री धर्म सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही पौधारोपण भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में भीलवाड़ा के अलावा टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, अजमेर और चित्तौड़गढ़ जैसे अन्य जिलों के लोग भी सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले नवंबर में बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के पवित्र स्थान मानगढ़ धाम का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करेपा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इस अवसर पर रैली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। सोशल मीडिया फर्मों के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार ने जीएसी को अधिसूचित किया है। केंद्र ने शुक्रवार को 3 शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया, जो सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगी। अधिसूचना के अनुसार 3 जीएसी शिकायत अपीलीय समितियों में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के 2 पूर्णकालिक सदस्य और उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
कार्यालय ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए काम करने वाले हैं। पहले पैनल की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। दूसरे पैनल की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे। तीसरे पैनल की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी। आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे। उनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी की सीईसी के अन्य सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी की त्रिपुरा इकाई के कोर समूह के सदस्य भी सम्मिलित हुए। हम बता दें कि त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। बीजेपी ने 2018 में सीपीएम के 20 साल के शासन को समाप्त करते हुए त्रिपुरा में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी। सिंधु जल बंटवारे पर हुई संधि पर पाकिस्तान के मनमाने रुख को देखते हुए भारत ने इसमें बदलाव की मांग की है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को नोटिस देकर कहा है कि वो सिंधु जल संधि में बदलाव के लिए सहमत हो, ताकि आए दिन इस मुद्दे पर होने वाले विवाद पर रोक लगाई जा सके। भारत की तरफ से पाकिस्तान को इस बाबत 25 जनवरी को भेजे गए औपचारिक नोटिस में कहा गया कि पाकिस्तान 1960 के सिंधु नदी बंटवारे का उल्लंघन करता रहा है। इस संधि के आर्टिकल 9 का उल्लंघन है। भारत के सिंधु जल कमिश्नर ने पाकिस्तान के सिंधु जल कमिश्नर को भेजे गए अपने नोटिस में 90 दिनों के अंदर दोनों देशों के अंतर सरकारी समझौते में शामिल होने के लिए कहा है, ताकि सिंधु नदी संधि को पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। साथ ही पाकिस्तान को इस बात की हिदायत भी दी गई है कि भारत से बात करके मामले के हल की बजाय वो सीधे तीसरे पक्ष के पास न जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर एनएसएस स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एनएसएस का मोटो स्वयं से पहले आप भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसी विचार के आधार पर हम 5000 साल से दुनिया को बड़ा संदेश देते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महान विचारों से दुनिया बदल जाती है और जब महान विचारों का क्रियान्वयन किया जाता है तो सपने साकार होते हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से मौलिक कर्तव्यों का अभ्यास और उनका पालन करने का भी आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्यों को गंभीरता से लेकर इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। कि we cannot depend on outside world to assess us. उनको क्या अधिकार है मैं असेस करें? I know your strength. सरकार की तरफ से होती मुझे पता है कि आप लोग जो यहाँ पर हो 200 के करीब, वो 40 लाख में से 200 हो। Am I right? कुछ कंट्रीज की तो 40 लाख पॉपुलेशन ही नहीं है और वो कहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। नो, बिलीव इन अस, बिलीव इन आवर थॉट प्रोसेस। वी वांट टू ऑब्जर्व ऑल, बट वी कांट बी गाइडेड बाय देयर पैरामीटर्स। दुनिया के अंदर भारत का क्या सम्मान है मैंने मेरी 2 विदेश यात्राओं में देखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कुछ इस तरह से अपने अनुभव साझा किए।
I'm from Sikkim and I'm representing the Northeast contingent. I'm really very proud to be standing here and talking about my experience here. It has been a really very good experience that I have come here. आज हमें वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला है। उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, स्वयं से पहले आप इस विचारधारा पर एनएसएस कार्य कर रहा है और उन्होंने बताया कि ये विचारधारा भारत की मूल विचारधारा है और उन्होंने युवाओं का जो है राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी योगदान है ऐसा बताया है और हम युवा उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए हम सदैव राष्ट्र के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अगर हमारा देश का यूथ मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। गर्व महसूस हो रहा है और बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इतने बड़े महापुरुष के साथ हमारा जो है मिलन हो रहा है। उन्होंने अपने विचारों से हमें नवाजा, हमें आशीर्वाद दिया, अपने विचारों से हमें बताया हमें किस प्रकार जो है युवा की भूमिका रहती है राष्ट्र निर्माण में। मेरा स्टेट छत्तीसगढ़ है और कर्तव्य पथ पर परेड करके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। साथ ही साथ जब हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट की बातें सुनी तब हम युवा अंदर से बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में पद्म पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पद्म पुरस्कार से अलंकृत विभूतियों से मुलाकात कर नई प्रेरणा मिली और देश को इन पर गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत के महानगरों से सुदूर गांवों तक के इन प्रबुद्ध जनों ने पर्यावरण संरक्षण, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा सहित अन्य क्षेत्र में समाज में नई क्रांति का उद्घोष किया है। देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए उनमें अलग ही हौसला और जुनून है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना उनके विचारों को आकार देती है। धन का अभाव उनके इरादों को डिगने नहीं देता। जो ठान लिया वो करके दिखाना है, यही संकल्प उन्हें गतिमान बनाए रखता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार द्वारा जो जहां जाना चाहता है का बयान देने के बाद जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के प्रमुख कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के बागी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के बीच कथित सौदे के बारे में सच सामने आना चाहिए और उन्होंने अफवाहों का दौर खत्म करने के लिए पार्टी की तत्काल बैठक कराने की भी मांग की है। विधान पार्षद कुशवाहा ने यहां अपने आधिकारिक आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये भी स्पष्ट किया कि वो जनता दल यूनाइटेड सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देंगे क्योंकि पार्टी के सर्वोच्च नेता कुमार ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि मैंने 3 बार पार्टी छोड़ी है और मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूं। मुझे उन्हें अवश्य सही बताना चाहिए कि मैं अलग हुआ हूं, लेकिन केवल 2 बार लौटा हूं। मेरी पहली वापसी 2009 में हुई थी जब कुमार ने एक सार्वजनिक समारोह में मुझसे लौटने का अनुरोध किया था। वर्ष 2021 में मेरी वापसी फिर से असहाय कुमार यानी कि नीतीश कुमार के अनुरोध के बाद हुई थी, जो उस समय तक बहुत कमजोर हो चुके थे। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव की शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई में भारत की विविधता को उजागर करने वाली एक रंगीन सांस्कृतिक शाम के साथ हुई। इस फेस्टिवल में अभिनेत्री और राजनेता हेमा मालिनी सहित अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ जैसी लोकप्रिय फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई। हम बता दें, एससीओ देशों की उपस्थिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं क्योंकि अच्छे कंटेंट की कोई सीमा नहीं होती। वो मुंबई में बोल रहे थे, जो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। बॉलीवुड सितारे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और हेमा मालिनी ने 5 दिवसीय उत्सव के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, जो शुक्रवार को दक्षिण मुंबई में एनसीपीए में शुरू हुआ और इसमें एससीओ सदस्य देशों की 58 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। माफ कीजिएगा। जून 2001 में शंघाई में शुरू किए गए एससीओ के 8 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस होते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। What are receipts? In the capital account of Consolidated Fund, receipts are grouped under three broad heads: public debt, recoveries of loans and advances, and miscellaneous receipts. ब्रेक के बाद टॉप न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस द्वारा कथित सुरक्षा चूक के आरोप के बाद कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। पुलिस ने ट्विटर पर राहुल गांधी के इस आरोप का खंडन किया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात अधिकारियों के साथ पुलिस व्यवस्था चरमरा गई, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। माइक्रो ब्लॉगिंग पर कश्मीर पुलिस ने कहा कि CAPF की 15 कंपनियों और JKP की 10 कंपनियों सहित पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें ROP और QRT शामिल थे। रूट डोमिनेशन, लेटरल डिप्लॉयमेंट और SF को हाई रिज और अन्य तैनाती के लिए तैनात किया गया था। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों से अफवाह की वापसी सेना के संचालन में बाधा नहीं बन रही है। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान, ने शुक्रवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में सेना ये सुनिश्चित करने के लिए गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है कि आजीविका की तलाश में कोई पलायन न हो। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के सांबा, कठुआ, उधमपुर, अखनूर, कुपवाड़ा, लखनपुर और खार में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी पर बास्केट ब्रिज और फ्लाईओवर के माध्यम से कोल्हापुर शहर के प्रवेश द्वार को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अपने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन RLV का पहला लैंडिंग प्रदर्शन करने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने वाले हैं। अमित शाह शुक्रवार से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कर्नाटक गए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी शुक्रवार को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में G20 एम्पावर के वेबसाइट लॉन्चिंग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुबिन ने समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने भारत और अमेरिका की प्रतिष्ठित महिला नेताओं के एक समूह से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के विकास को अपनी सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड महामारी के बीच देश की बायोफार्मा इंडस्ट्री न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए रणनीतिक महत्व की संपदा साबित हुई है। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय की उस याचिका को 3 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बिहार भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज दरभंगा में होने वाली है। बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनावी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय राज्य पार्टी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर रही है।
और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के बाहरी इलाके नेवे याकूब स्ट्रीट पर एक पूजा स्थल में शुक्रवार को गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस घटना में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और करीब 10 लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये घटना शुक्रवार रात की है। ये हमला फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों द्वारा 10 लोगों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये गोलीबारी एक आतंकवादी हमला है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी कार से पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से के पड़ोस में एक पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर पहुंचे थे और वहां गोलियां चला दी। पुलिस ने बंदूकधारी का पता लगाया और उसे मार गिराया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल भी जब्त कर ली है। म्यांमार की सैन्य नियंत्रित सरकार ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर एक नया कानून बनाया है। इस कानून के बाद विपक्षी समूह के लिए इस साल के अंत में होने वाले आम चुनाव में सेना समर्थित उम्मीदवारों को गंभीर चुनौती देना मुश्किल बन जाएगा। सरकारी म्यांमार एलिन अखबार में प्रकाशित नया चुनावी कानून के मुताबिक चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों के लिए न्यूनतम धन और सदस्यता स्तर निर्धारित रहेगा। ये कानून उन पार्टियों या उम्मीदवारों की भागीदारी पर भी बैन लगाएगा जिन्हें गैर कानूनी समझा जाता है और वो सैन्य सरकार द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेफ जेंट्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। वो लंबे समय से बाइडेन के सहयोगी हैं। साथ ही वो ओबामा सरकार में भी रह चुके हैं। जेफ जेंट्स ने कोरोना काल में महामारी से निपटने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। जेफ जेंट्स 2 साल से अधिक समय तक इस पद पर काम करने वाले रॉन क्लेन की जगह लेंगे। बता दें कि 2024 में अमेरिका में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में आने वाले हफ्तों महीनों में शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। I do want to take just a personal point of personal privilege, as when the president was senator would say. Look, Ron has been an incredible boss. He is someone that I've enjoyed working with every day. And we are, many of us, and I think all of us here, are part of the Claniacs. If you don't know, I would suggest you go on Twitter and find out what the Claniacs are. But he has been an incredible leader, an incredible boss, as I just stated. अमेरिका और जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद की घोषणा के बाद रूस ने ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक रूसी गोलीबारी में कम से कम 10 यूक्रेन नागरिकों की जान चली गई है। 20 अन्य घायल हो गए हैं। हमले में 11 क्षेत्रों में फैले 35 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 2 जगहों पर आग भी लग गई है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस द्वारा रातों रात भेजे गए सभी 24 ड्रोनों को मार गिराया है, जिसमें 15 को राजधानी कीव के आसपास मार गिराया गया। साथ ही 55 रूसी मिसाइलों में से 47 को रूसी आर्कटिक में Tu-95 रणनीतिक बम वर्षकों ने दागा था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत के बड़े समाचारों पर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जनवरी 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान 1,727 अरब डॉलर बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि इस बढ़त के साथ ये 573.727 अरब डॉलर पर आ गया है। इस बात की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने खुद दी। इससे पहले भी विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी देखी गई थी। ये लगातार दूसरा सप्ताह है जब तेजी का माहौल बरकरार है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 10.417 अरब डॉलर बढ़कर 572 अरब डॉलर हो गया था। केंद्रीय बैंक RBI के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली फॉरेन करेंसी एसेट्स सप्ताह में 1.727 अरब डॉलर बढ़कर 573.727 अरब डॉलर पहुंच गया है। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। संकट में फंसे पाकिस्तान को उसके
रुपए ने अब नया झटका दिया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी में आज शुक्रवार को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले ये 262.6 रुपये पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 2.73% गिर गया। पाकिस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं वो श्रीलंका की तरह ही नजर आ रहे हैं। और बात खेल जगत की। तीन T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेहमान न्यूजीलैंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में हुए पहले T20 मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। वहीं जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अंडर 19 महिला विश्व कप में भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में जगह भी बना ली है। शुक्रवार को पोचे फस्ट्रूम के सेनवेस पार्क में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। पार्ची चोपड़ा प्लेयर ऑफ द मैच रही। अब फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। विश्व कप का यह फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। बता दें कि आईसीसी की ओर से पहली बार महिला अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी विश्व कप धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। शुक्रवार को विश्व कप के 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल में स्टार ड्रैग फ्लिकर गोंजालो पिलाट की हैट्रिक से जर्मनी ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हरा दिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। अब 29 जनवरी को जर्मनी और बेल्जियम के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच रविवार को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला भी होने वाला है। भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत 8 पहलवानों ने 1 से 15 फरवरी के बीच होने वाले जाग्रेब ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। ये फैसला लेते हुए रेसलर्स ने कहा कि वो इस प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार महसूस नहीं कर रहे, जबकि अंजू इंजरी टूर्नामेंट से हट गई हैं। मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली नवनियुक्त निगरानी समिति ने हाल ही में क्रोएशिया की राजधानी में 1 फरवरी से शुरू होने वाली UWW रैंकिंग सीरीज इवेंट के लिए 36 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 28 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 28 जनवरी साल 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला जी गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 17 नवंबर साल 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही 17 दिसंबर साल 1928 में ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लाला जी के बलिदान का बदला लिया। 28 जनवरी साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इससे ठीक 2 दिन पूर्व 26 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दिन सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जो भारत की संसद का ही भाग था। अपने उद्घाटन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू की। इससे पूर्व इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 के बीच 12 वर्षों तक बैठा।
न्यायालय 1958 में वर्तमान भवन में चला गया, जो आज नई दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थित है। इमारत को न्याय के तराजू के रूप में आकार दिया गया है। इमारत का सेंट्रल विंग तराजू का केंद्र बीम है। साल 1979 में 2 न्यू विंग, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग को कॉम्प्लेक्स में जोड़ा गया। हरिलाल जे कनिया ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली